अंग्रेजों का जब भारत पर शासन था, उस टाइम जब भी अकाल पड़ता था तो एक अकाल में कम से कम 40 से 50 लाख लोग उस अवधि में मारे जाते थे। ऐसे 4 बड़े अकाल देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बहुत भयानक अकाल था 1899 ईस्वी का, जिसको हम छप्पनिया अकाल बोलते हैं। क्योंकि ईस्वी तो 1899 थी, लेकिन विक्रम संवत उससे 57 वर्ष आगे है। तो जब 57 वर्ष उसमें जोड़ते हैं 99 में, तो 1956 विक्रम संवत आता है। और उस समय भारत का जो वायसराय था, वो था कर्जन, जो 1898 से और 1905 ईस्वी तक भारत का वायसराय था। उस छप्पनिया अकाल में ऐसी स्थिति हो गई थी कि कम से कम 40 से 50 लाख लोग मारे गए थे। स्थिति यह थी कि लोगों के पास में खाने को अनाज नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की ऐसी नीतियां थी, जिस पर मैं अभी बात करूंगा, जिसकी वजह से यहां पर खाद्यान्न की भारी कमी हो गई थी और अंग्रेज केवल अपना मुनाफा देख रहे थे। इसलिए वो खाद्यान्न उगाने भी नहीं देते थे। उनको ऐसी क्रॉप चाहिए थी जो जिनसे उनका व्यापारिक हित पूरा हो सके। 1908 का एक सरकारी डॉक्यूमेंट है, इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया। ब्रिटिश भारत बोलते हैं उस समय, क्योंकि ब्रिटिशर्स का हम पर अधिकार था। और इनकी सरकारी एक प्रिंटिंग प्रेस होती थी कलकत्ता में, वहां से इसको छापा जाता था, गजेटियर इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया। वो दस्तावेज ये कहता है कि भारत में उस अकाल में, और इसके अलावा कुछ इन्होंने कहा महामारी वगैरह, हैजा वगैरह फैला, जिसकी वजह से 1 मिलियन लोग मारे गए। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ब्रिटिश सरकार खुद ये नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर ऐसा कोई दाग लगे कि वो आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताए। और वैसे भी देखा जाता है, जब किसी दुर्घटना में या किसी घटना में अगर मृत्यु होती है बड़े पैमाने पर, तो सरकारी आंकड़े हमेशा कम ही दिखाए जाते हैं। इसमें ये जो डॉक्यूमेंट था सरकारी, इसमें केवल बॉम्बे के कुछ हिस्सों को लिया गया, मध्य भारत जो आज मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, पंजाब के कुछ हिस्सों को लिया गया और खानापूर्ति करके बताया गया कि हाँ, लगभग 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोग मारे गए। आप सोचो कि ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट जब ये मान रही है कि 10 लाख लोग मारे गए हैं, तो ये वास्तविक आंकड़ा कहीं ज्यादा रहा होगा। इतिहासकार इसके संबंध में ये बताते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों को तो देखा ही नहीं गया था, जोड़ा ही नहीं गया था। जो प्रिंसली स्टेट था, जहां पर राजे रजवाड़ों का सीधा शासन था, उन हिस्सों को छोड़ दिया गया था। इसके अलावा मध्य भारत के काफी हिस्सों को छोड़ दिया गया था। और भी बहुत सारे क्षेत्र थे जिनको काउंट नहीं किया गया था, जिनके आंकड़ों को नहीं लिया गया था। तो उन इतिहासकारों के हिसाब से यह आंकड़ा कम से कम 40 से 50 लाख था। इस अकाल में ऐसी स्थिति हो गई थी, यदि कोई उस समय के, तो खैर लोग नहीं होंगे हमारे पास में, वो सब चले गए होंगे ऊपर, लेकिन फिर भी उन्होंने, पुराने लोगों ने आगे वाली पीढ़ी को जैसा बताया होगा, तो शायद वो अभी बहुत वृद्धावस्था में होंगे। घर में कोई अगर ऐसे बड़े हों जो उस समय के छप्पनिया अकाल के बारे में जानते हों, आप एक बार पूछना जरूर, चर्चा करना, तो वो आपको ये बताएंगे कि हाँ बेटा, इस प्रकार का कोई अकाल पड़ा था जिसमें खाने के लिए कोई अनाज नहीं था। घर के जो बड़े लोग थे वो इस इंतजार में बैठे रहते थे कि कब मृत्यु आ जाए। खेजड़ी का जो पेड़ था, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं, दूसरी जगह और भी जो पेड़ हैं, उनकी जो छाल होती थी, बार्क, बाहरी जो आवरण होता है, उसको उतारकर उसको पीस लिया जाता था। पीसने के बाद उसको पानी में उबाल लेते थे। एक प्रकार से पेड़ की उस छाल का सूप हो जाता था। वो सारी छाल भी उतार ली गई थी लोगों के पास में, ना तो खाद्यान्न तो छोड़ दो,
घास फूस तक कुछ नहीं बची थी, छाल भी ले ली गई थी। तो वो छाल भी इतनी ही थी कि अगर घर के बड़े लोग उसको लेंगे छाल को, तो जो छोटे हैं वो मारे जाएंगे। तो बड़े खाने से मना इसलिए कर देते थे कि कम से कम ये जो बच्चे हैं इनको वो छाल का जो पानी है वो चटाते रहो कि ये जीवित रह जाएं, क्योंकि हमको तो जो जीना था, जिंदगी देखनी थी, वो देख ली। ऐसी स्थिति थी। आप चर्चा करना तो वो आपको बताएंगे कि मतलब लोगों के पास में सिर्फ अपनी मृत्यु का, मौत का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता था। ये अकाल तो बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जब यहाँ पे जो वायसराय रहे थे, उन वायसराय के दौरान 4 अकाल आयोग का गठन किया गया था। कैम्बेल आयोग, स्ट्रेची आयोग, लॉयल आयोग और मैकडोनल्ड आयोग। तो ये जो चौथा अकाल पड़ा था, इस समय मैकडोनल्ड आयोग बनाया गया था, कर्जन जब यहाँ का वायसराय था। कई बार दिमाग में ये प्रश्न आता है कि क्या कारण रहा कि अकाल में एक साथ इतने लोग, 5-5 मिलियन, 50 लाख लोग एक झटके में मारे जाते थे। तो खाद्यान्न की कमी कैसे हो गई? क्या भूमि फर्टाइल नहीं थी या पानी नहीं था? ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कारण था ब्रिटिश भारत सरकार की नीतियां। एक सिस्टम होता था, एक प्रथा थी ददनी, कि कोई कंपनी का आदमी आपके पास में आएगा। कंपनी का मतलब मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूं। हालांकि 1857 में जब क्रांति हुई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो समाप्त हो गया था आधिकारिक रूप से। ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह अब यहां का जो शासन था वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। तो वहां की संसद से ही भारत का अब शासन चल रहा था 1857 के बाद से। तो कंपनी, पहले कंपनी का शासन था। कंपनी के लोग आते थे किसान के पास में। मान लो आप किसान हैं, आपके पास में आ गए और वो आपको ये कहते थे कि आपको केवल कमर्शियल क्रॉप उगानी है। ये जमीन है, ये पकड़ो एडवांस, और आपकी जमीन पर आप या तो नील उगाओगे, कपास उगाओगे, या जहां की भूमि अफीम को सपोर्ट करती थी, अफीम उगाओगे, गन्ना उगाओगे। किसान मजबूर हो जाता था कि वो इन चीजों के अलावा और कुछ नहीं उगा सकता था। कमर्शियल क्रॉप ही, मतलब ये जो फसलें हैं ये कमर्शियल क्रॉप, व्यापारिक फसलें उगाने को मजबूर हो जाता था। ऐसे में खाद्यान्न को नहीं उगा सकता तो खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार की ये जो फसलें उगा रहे हैं, नील नील से जो लैंड की जो फर्टिलिटी थी, उर्वरकता, वो खत्म होती जाती थी। हम ये देखते भी, देखो जाम्बोजी महाराज जो हैं, जिन्होंने बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया, उन्होंने 29 नियम दिए थे। वो ये भी कहते हैं कि कपड़ों को नीला नहीं रंगना चाहिए। शायद इसका लॉजिक कहीं ना कहीं ये है कि नीला रंगने के लिए आपको उस समय नील की आवश्यकता थी, और नील जब उगाई जाती थी तो उस पूरे क्षेत्र को बंजर कर देती थी। लेकिन अंग्रेजों को अपना मुनाफा देखना था, क्योंकि वहां पर जो इनका प्रोडक्शन होता था, जो माल तैयार होता था यूरोप में, उन कपड़ों को रंगने के लिए इनको नील की आवश्यकता थी। अफीम इसलिए चाहिए था इनको कि इनको चीन से चांदी वापस प्राप्त करनी थी, इसलिए चीन के लोगों को इन्होंने अफीम की लत लगाई। ये व्यापार करते थे रेशम का, चाय का। चीनियों की डिमांड होती थी चाइनीज की, हमको चांदी चाहिए। चांदी के बदले में वो इनको सेल किया करते थे। तो चांदी का जो प्रवाह है वो एक तरफा हो रहा था, वन वे। यूरोप की चांदी चाइना में जा रही थी। अब उस चांदी को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे मुनाफा कमाया जाए वापस से? इन्होंने क्या किया, अफीम की यहां खेती करवाई। उस अफीम को इलीगली चाइना में ये बेचते, वहां इन्होंने अपने अपने चैनल बना रखे, उसके थ्रू वहां पर बिकवाते। चाइना के लोगों को उस अफीम की लत लगाई, और फिर जब अफीम की लत लग गई तो उस अफीम के बदले में वापस चांदी में ये ट्रेड किया करते थे। अफीम चाहिए तो अफीम लो और इसके बदले में चांदी। मतलब होता क्या, देखो कई बार तो कि
कोई किसी चीज का बाजार है, एक तो आपको कोई सामान खरीदना है तो या तो आपको उसकी आवश्यकता है, या अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो फिर पहले उसकी आवश्यकता क्रिएट की जाए। बाजार अगर नहीं है तो पहले उसका बाजार बनाया जाए, आदत डाली जाए, उसके बाद फिर मुनाफा कमाया जाए। जब पुराने लोगों से आप चर्चा करेंगे, कोई राजस्थान में अगर रहता है, जयपुर या इसके आसपास में, तो ये बताएंगे कि साहब जयपुर में, और जयपुर ही नहीं, फिर जब जयपुर में ऐसा है तो दूसरी जगह भी ऐसा कई जगह हुआ होगा, अंग्रेजों के द्वारा यहां पर जयपुर में चाय की पुड़िया बांटी गई थी। पुड़िया होती है छोटे छोटे पैकेट्स, कि ये लो, ये चाय पियो, चाय। क्योंकि यहां चाय पीते नहीं थे लोग। नॉर्थ ईस्ट वाला तो चलो छोड़ दो, यहां कौन चाय पीता था, छाछ राबड़ी सुबह सुबह। तो चाय के पैकेट बांटे। अब लोगों को जब चाय की आदत पटक दी तो उसके बाद कहा लाओ पैसा और ये लो चाय। वहां अफीम की लत डाली उस चांदी को प्राप्त करने के लिए। अब ये जो सिस्टम उन्होंने किया कि आप कमर्शियल क्रॉप ही उगाओगे, तो उसके कारण यहां पर खाद्यान्न की कमी हो गई। यहां का ज्यादातर जो वर्ग था किसान ही थे, यहां की जो प्रजा थी किसान थे, खेती करते थे, तो साल दो साल बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वो अनाज का भंडारण करके रखा करते थे। आज भी आप देखोगे गांव में कई जगह कुछ कमरे बने हुए हैं जिनको कोठियार कहा जाता है। वहां पर साल दो साल की स्थिति के लिए अनाज का भंडारण कर लिया जाता था कि मान लो अगर भविष्य में कुछ अकाल की स्थिति हो जाए या खाद्यान्न का उत्पादन किसी भी वजह से कम हो जाए, तो कम से कम 2-1 साल का स्टॉक तो रहे हमारे पास में, ताकि सर्वाइवल पे कोई संकट ना आए, जीवन सर्वाइवल होता रहे। लेकिन अंग्रेजों की इस नीति के कारण वो खाद्यान्न तो कम होता ही चला गया, और उनकी भूमि में जो भूमि थी वो उर्वरकता उसकी खत्म होती चली गई। अंग्रेजों की इसी नीति के कारण ये 1899 ईस्वी या 1956 विक्रम संवत में स्थिति इतनी भयानक हो गई, ये पहले से होती जा रही थी। क्योंकि पीछे की तरफ मुड़कर जब आप देखेंगे तो अलग अलग जो वायसराय रहे, जैसे जॉन लॉरेंस रहा था, उसके टाइम भी अकाल पड़ा था। जो यहाँ का वायसराय था जॉन लॉरेंस, 1863 से 1869 ईस्वी तक उसने एक आयोग बनाया था, कैम्बेल आयोग, वो अकाल आयोग ही था। तो स्थिति तो उस समय भी खराब थी। फिर जब यहां पर लिटन आया 1876 से और 1880 तक, जिसने वो दिल्ली में दरबार लगाया था और यहाँ प्रेस मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया, और ये कहा था कि भैया भारतीय जो है वो हथियार नहीं रखेंगे, ना बनाएंगे, ना बेचेंगे। उस लिटन के टाइम में भी स्थिति खराब थी। एक अकाल आयोग बनाया गया था, स्ट्रेची आयोग, उसको भी अकाल आयोग कहा गया। फिर इसके अलावा लॉयल आयोग बनाया गया था एल्गिन सेकंड के टाइम में, जो आपका 1894 से 1899 तक यहाँ का वायसराय था। और फिर ये स्थिति होते 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 और कर्जन के टाइम में तो इतनी भयावह हो गई, जो मैंने आपको बताया कि खाद्यान्न था नहीं, जितनी भी घास फूस थी वो लोग खा चुके थे। पेड़ों की छाल को पीस कर उसका सूप बनाकर और फिर केवल बच्चों को चटा रहे थे कि बच्चा जीवित रह जाए, अपने प्राण निकले तो निकले। इस 56 या अकाल पर आप चर्चा करना एक बार घर के बड़ों से, और अगर किसी को पता हो इस बारे में तो कमेंट सेक्शन में बताना कि बोले हाँ साहब हमने ये चर्चा की है, या हमारे दादाजी से, या हमारे दादाजी ने पिताजी को बताया था, उन्होंने बताया कि इस प्रकार की कोई भयंकर स्थिति। कर्जन के टाइम जब ये हुआ ऐसा, कर्जन के संबंध में बाल गंगाधर तिलक ये बोलते हैं कि ये देश का दुर्भाग्य है कि इस समय अकाल, प्लेग और कर्जन तीनों एक साथ भारत में। और जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने कर्जन की तुलना औरंगजेब से की है। औरंगजेब से या तो कट्टरता या निरंकुशता के कारण की होगी। कर्जन ने और भी बहुत सारे काम किए। बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ दिया। बंगाल में राष्ट्रवाद की लहर हिलोरे मार रही थी, और बंगाल देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरित कर रहा था राष्ट्रवाद के लिए। अपना देश, अपनी भाषा, अंग्रेजों से मुक्ति, खुद का शासन। कर्जन ने देखा इस राष्ट्रवाद को कैसे कुचला जाए,
और उसको यह तरीका लगा कि इस बंगाल को तोड़ दिया जाए। लेकिन क्यों? क्योंकि बंगाली जो हैं, बंगाली हिंदू, अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति से वो न केवल बहुत अच्छी अंग्रेजी भाषा में पढ़ लिख गए थे, संसार में मतलब पूरी पृथ्वी पर अलग अलग जगह, अलग अलग देशों में जितनी भी घटनाएं हो रही थी उससे परिचित थे, समाचार पत्र पत्रिकाएं निकाल रहे थे, बाकी लोगों को भी प्रेरित कर रहे थे, सक्षम थे, समृद्ध थे, शिक्षित थे। और जब पेट भरा हुआ होता है तो फिर व्यक्ति दूसरी चीजों पर विचार करता है। भौगोलिक जितनी जितनी भी अलग अलग देशों में घटनाएं हो रही हैं, उन सबको वो जोड़कर देख रहे हैं। वही देख रहे हैं कि ये जो श्वेत जाति का भार दिया गया था कि श्वेत जाति वाले श्रेष्ठ होते हैं, उनको शासन करने के लिए बनाया गया, उनको कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया में तो कई जगह इनको पराजित किया जा रहा है। इस प्रकार के जब भाव आ रहे हैं और एक दीपक से दूसरे दीपक को जब जलाया जा रहा है, तो कर्जन को लगा कि ये जो वहां का ये जो वर्ग है बंगाली हिंदू, इनको तोड़ दिया जाए और बंगाल को इस प्रकार से तोड़ा जाए कि बंगाली हिंदुओं को एक और तो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक बना दिया जाए और एक तरफ भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक बना दिया जाए। उसने बंगाल के दो टुकड़े किए, जिसको बंग भंग बोलते हैं या बंगाल विभाजन बोलते हैं। एक तो पूर्वी बंगाल, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल और आपका बिहार वाला, ये वाला जो क्षेत्र आता है, और एक बनाया, सॉरी, एक तो बनाया पूर्वी बंगाल, इधर वाला, ये पूर्वी हिस्सा, ये पश्चिमी हिस्सा। पूर्वी बंगाल में आपके एक तो आ गया असम और बांग्लादेश, और जो पश्चिमी बंगाल है, उस पश्चिमी बंगाल में आज का पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये वाला हिस्सा आ गया। उसने क्या दिमाग लगाया कर्जन ने कि बंगाली हिंदू जिनकी संख्या लगभग 2 करोड़ से अधिक थी, इस पश्चिमी बंगाल में तो उनको भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक बना दिया कि इधर उनकी आबादी रही 90 लाख और गैर बंगाली बोलने वाले लोगों की, गैर बंगाली भाषी लोगों की संख्या रखी लगभग 4.5 करोड़। दूसरा जो पूर्वी बंगाल है, वहां पर मुस्लिम आबादी लगभग हो गई 1 करोड़ 90 लाख के लगभग, मोटा मोटा 2 करोड़, और बंगाली हिंदुओं की आबादी वहां पर हो गई 1 करोड़ 20 लाख। वो बंगाली हिंदू जो वहां पर सक्षम था, समृद्ध था, राष्ट्रवाद के भाव उसके मन में हिलोरे मार रहे थे, देश के दूसरे हिस्सों के लोगों में भी वो राष्ट्रवाद की भावना भर रहा था। एक झटके में कर्जन के इस निर्णय ने उन बंगाली हिंदुओं को खुद के ही क्षेत्र में, एक और तो पश्चिमी बंगाल में तो उनको पश्चिमी बंगाल में तो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक बना दिया और पूर्वी बंगाल में उनको धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक बना दिया। इतना ही नहीं, कर्जन ने यहां की जो शिक्षा नीति थी उस पर भी कंट्रोल किया कि एजुकेशन कैसे दी जाएगी, कौन एजुकेशन देगा, क्योंकि कॉलेज जो है ये उस समय राष्ट्रवाद की बात करने वालों के गढ़ बनते जा रहे थे। विद्यार्थी वहां पर जाते और यहाँ के जो लीडर थे, क्रांतिकारी थे, उनकी बात करते, चर्चा करते। हालांकि क्रांतिकारी आंदोलन आगे चलकर शुरू हुए, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी थी तो यहां राष्ट्रवाद की बात होती थी। उसने देखा इस राष्ट्रवाद को इन स्कूल, इन कॉलेजेस में से कैसे कुचला जाए। 1902 में उसने यहाँ के लोगों को बुलाया शिमला कि शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार किया जाए, आओ इस पर बात करते हैं और मुझे सजेशन दो। शिमला में बुलाया, शिक्षा सम्मेलन, एक आयोग बनाया उसने, विश्वविद्यालय आयोग। बोले आपके जो सजेशन है ये इस आयोग को दे देना, इनको बताना कैसे शिक्षा में अपन और बेटर कर सकते हैं। और भारतीय नाराज ना हो तो इसलिए 2 व्यक्तियों को भी ले लिया। स्वाभाविक सी बात है, 2 उन व्यक्तियों को लेंगे जो आम जनता से या साधारण जनता से जुड़े हुए नहीं होंगे। एक तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और एक जज साहब थे गुरुदास बनर्जी, उनको लिया। बाद में इस विश्वविद्यालय आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के आधार पर, मतलब ये जो लिए थे बहुत सारे लोग थे उसमें, उनमें से 2 भारतीय थे, यूं कह रहा हूं,
है ना, केवल ये 2 नहीं थे, उन विश्वविद्यालय आयोग में 2 भारतीय भी थे। इसने अपनी सिफारिश दी और इसकी रिकमेंडेशन के आधार पर विश्वविद्यालय आयोग पारित किया उसने 1904 में, और ये कहा कि अब यूनिवर्सिटी जो है वो एजुकेशन देने का काम भी करेगी। पहले यूनिवर्सिटी केवल रिकॉर्ड वगैरह रखा करती थी, बोले नहीं अब ये शिक्षा देने का काम भी करेगी। इसके अलावा लाइब्रेरी और लेबोरेटरीज भी यहां पर होंगी। प्राइवेट जो कॉलेज होंगे उनको अब जल्दी से मान्यता नहीं मिलेगी, मान्यता कठोर कर दी। इसके अलावा जो वहां की कार्यकारिणी है यूनिवर्सिटी की, उसमें सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। कभी भी आप ये देखना, कई बार ये नोटिस करते हैं कि साहब सरकार जो है वो इस कंपनी के शेयर खरीदती है, जैसे अभी वो ट्रंप कर रहा है, जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी, उसमें सरकारी शेयर बढ़ा रहा है वो, उसका सीधा सा मतलब है कि सरकार जब अपना शेयर बढ़ाती है तो इसका मतलब वो उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो कार्यकारिणी में अगर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा रही है तो इसका मतलब सरकार का ज्यादा कंट्रोल रहेगा। किसी कॉलेज को मान्यता देनी है कि नहीं देनी, अब सरकार का ज्यादा उस पर कंट्रोल रहेगा। लाइब्रेरी और इसके अलावा लेबोरेटरीज अगर स्थापित कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि भैया बाहर बैठकर अगर कोई स्टूडेंट बात करता हुआ मिला तो उसको बोल दिया जाएगा कि या तो जाकर लाइब्रेरी में बैठो, या लेबोरेटरी में अगर वहां तुम्हारा है कोई लेबोरेटरी में तुम्हारा टाइम मतलब पीरियड वहां के हिसाब से तो वहां जाओ, नहीं तो अपने घर जाओ, यहाँ रुकने की जरूरत। तो एक तरफ तो बंगाल का विभाजन इस पूरे राष्ट्रवाद को कुचलना, एक तरफ ये विश्वविद्यालय आयोग लाकर और राष्ट्रवाद को यहां से खत्म करना, और दूसरा भारतीयों का वैसे ही पेट खाली है तो सरकार की ये जो नीतियां थी जिसके कारण लगातार अकाल पड़ता जा रहा था, 1899 ईस्वी के इस अकाल में जिसको हम छप्पनिया अकाल बोलते हैं, इस समय तो स्थिति बहुत भयावह हो गई थी। हालांकि उसने एक आयोग बनाया था फ्रेजर की अध्यक्षता में, सॉरी फ्रेजर वाला तो पुलिस आयोग था, एक था मानक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग बनाया था कि सुधार कैसे करें भाई, इतने लोग मर रहे हैं तो आखिर क्या कमी है। तो उस आयोग ने ये कहा कि साहब अपने जो ये कमर्शियल क्रॉप्स इनसे उगा रहे हैं ना, व्यापारिक फसलें, इनको कम करवा दो क्योंकि उसके कारण खाद्यान्न पैदा नहीं हो रहा और किसान मर रहे हैं। और सिंचाई व्यवस्था पर आने वाले लगभग 20 वर्ष में कम से कम 4.5 करोड़ का रुपया खर्च, 4.5 करोड़ खर्च करने होंगे, तब जाकर इस व्यवस्था को थोड़ा सुधारा जा सकता है। खैर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो बैचेस हैं वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर काफी वीडियोस अभी अपलोड कर दिए गए हैं, कुछ बचे हुए जो हैं वो जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे, और पीडीएफ नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।